नाज़रीन, बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका की जानिब से एक बार फिर आज बरोज हफ्ता यमन पर हमला किया गया है और यमन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई अमेरिकी और बरतानवी जहाज़ों को निशाना बनाया। ना सिर्फ कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया गया, ऑयल टैंकर्स को और साथ साथ जो वॉरशिप्स हैं अमेरिकी उनको भी निशाना बनाया गया है। तो पूरी जंग रेड सी में इस वक्त छिड़ी हुई है, आमने सामने लड़ाई जारी है। इधर से नेवल मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल और ब्लिस्टिक मिसाइल यमन की जानिब से फायर किए जा रहे हैं, उधर से अमेरिका हमले कर रहा है। और ख़ास तौर पर नाजरीन, जब ICJ ने डिसीव कर दिया है, ICJ ने पहले फैसला किया कि जनाब उधर हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, बाद में वो ऑर्डर रोक लिया, तो उसके बाद से मामलात रेड सी में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। लेबनान पर, गज़ा में, मतलब बहुत ज़्यादा मामलात जो है वो बिगाड़ की तरफ चले गए। तो वो ICJ वाला जो मामला है, जो ऑर्डर करवा के फिर रुकवा लिया गया सीज फायर के हवाले से, वो अगली वीडियो में तफसीली आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल नाजरीन, यमन में जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं, इराक में जो मामला चल रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। पूरी जंग जो है ना वो चल रही है इस वक्त और जंग तेज हो गई है। यानी जो एक तहम्मुल का मुजाहरा किया जाना था, अब तो आपने मतलब वो पाश पाश कर दिया ना, आपने धोखा कर दिया, तो अब धोखा किया तो फिर अब तो मामलात आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी ताज़ा तरीन तफसीलात आज बरोज हफ्ता आपके सामने रखते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको रेड सी में लिए चलते हैं, यमन के हवाले से अपडेट करते हैं। और खबर ये सामने आई है कि अमेरिका की जानिब से अटैक किया गया है यमन पर। और ये आप देखिए, आर फोर्सेज बॉम्ब्ड एट डान टुडे एन एंटी शिप मिसाइल इन यमन दैट वाज टारगेटिंग द रेड सी, कि एक एंटी शिप मिसाइल एरिया जहां से मिसाइल रेड सी में फायर होने वाले थे, हमने वहां पर बमबारी की और उस कैपेबिलिटी को तबाह कर दिया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स इससे पहले ये रिपोर्ट छाप चुका है और हम आपके साथ शेयर भी कर चुके हैं कि ये अमेरिका बरतानिया झूठ बोल रहे हैं, कोई हौसियों को नुकसान नहीं पहुंच रहा, क्योंकि उनका जो वॉरफेयर सिस्टम है वो बहुत यूनिक है। वो मोबाइल सिस्टम है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो इनको टारगेट करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। कोई एक्यूरेसी के साथ ये टारगेट नहीं कर पा रहे और ना ही हौसियों की कैपेबिलिटी में कोई फ़र्क डाल पा रहे हैं। तो ये न्यूयॉर्क टाइम ऑलरेडी ये बयान कर चुका है, लेकिन अमेरिका हमला करके ये कहता है कि हमने उनका फलां तबाह कर दिया, फलां तबाह कर दिया। बहरहाल इन्होंने तबाह किया है या नहीं, यमन ने इनका बहुत भारी जवाब दिया है और बहुत बड़े हमले इस वक्त यमन की जानिब से नाज़रीन किए गए हैं। और नाज़रीन, पहला जो बड़ा हमला रिपोर्ट सामने आई है, जो पहला बड़ा हमला किया गया है वो बरतानिया के ऑयल टैंकर पर किया गया है। गल्फ ऑफ एडन में ये वाक़या हुआ है। उनका जनाब ऑयल टैंकर वहाँ से गुजर रहा था, तो इस पर एंटी शिप और नेवल मिसाइल के साथ हमला किया। और नंबर ऑफ नेवल मिसाइल, ये स्पोक्स पर्सन बता रहा है यमनियों का कि नंबर ऑफ नेवल मिसाइल के साथ हमने उसको उड़ा दिया। और इस जहाज की वीडियो भी सामने आ चुकी है इस वक्त, पूरे इंटरनेट पर ये वायरल है, पूरे इंटरनेट हंगामा मचाया। मगरबी मीडिया में जनाब यही चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वो जहाज़ पूरा तबाह हो चुका है, उसके आग के जो शोले हैं वो आसमान तक जा रहे हैं और ये उसको नहीं बचा सके उस जहाज़ को। आपके वॉरशिप्स आपकी सारी वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, आप और हिफाजत कर रहे हैं। आपने तो उल्टा आप कह रहे हैं कि हम यमन का हमने मुहासरा कर रखा है, तो यमन को छोड़ दें, आप अपने जहाज़ ही बचा पा लें। तो जनाब इस ऑयल टैंकर को उड़ाया गया, यह अब तक का सबसे बड़ा वाक़या जो है वो पेश आया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक जहाज़ को निशाना बनाया गया है जो कि जिस पर पनामा का फ्लैग लगा हुआ था और बाबुल मंदब के करीब यह वाक़या पेश आया। और ये जहाज़ क्या था? ये भी एक ऑयल टैंकर था, क्रूड ऑयल का ये टैंकर था जो बाबुल मंदब के करीब इसको निशाना बनाया गया और उस पर जो झंडा था वो पनामा का था। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, ब्रिटिश मैरीटाइम ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक और जहाज़ को निशाना बनाया गया 60 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द सिटी ऑफ एडन। यमन के सिटी ऑफ एडन से 60 नॉटिकल माइल्स के फासले पर जनाब इसको निशाना बनाया गया। फिर यूके मैरीटाइम एक और वाक़या रिपोर्ट कर रही है और उसमें वो बता रही है कि बहुत ज़ोरदार धमाके सुने गए एक जहाज़ पर और कुछ जो मिसाइल हैं वो मिस भी हुए, यानी कुछ जाकर टकरा गए और कुछ मिस हुए और समुद्र में बड़े धमाके हुए। अच्छा, यूके मैरीटाइम ये बता रहा है कि ऐसे बहुत से धमाके हो रहे हैं जहाज़ों के इर्द गिर्द, मतलब समुद्र में धमाके हो रहे हैं, मिसाइल जा रहा है लेकिन टकरा नहीं पा रहा, तो इर्द गिर्द साथ साथ धमाके हो रहे हैं। मिसाल के लिए आप देखिए, रिपोर्ट ऑफ सीइंग 2 एक्सप्लोजन्स नियर द शिप। फिर वो एक और वाक़ये के बारे में बता रहे हैं
एंड अदर एक्सप्लोजन वाज सीन अप्रोक्सीमेटली हाफ अ नॉटिकल माइल फ्रॉम द शिप, कि एक जहाज से सिर्फ हाफ नॉटिकल माइल के फासले पर जनाब बड़ा धमाका हुआ। फिर आप देखिए, हेयरिंग एक्सप्लोजन एंड सीइंग मिसाइल 4 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सप्लोजन। फिर आप यूएस का सेंट्रल कमांड ये बता रहा है कि वी शॉट डाउन अ बैलिस्टिक मिसाइल फायर्ड ऑन यूएसएस कार्ने शिप, ये उनका वॉरशिप है और इस पर वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए थे और यूएस ये कह रहा है कि हमने ये गिरा दिए। तो नाज़रीन, बात करने का मतलब यह है कि पूरा जंग का माहौल बना हुआ है। कब कहां से मिसाइल आ रहा है, कब कहां से ड्रोन आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ ड्रोन जनाब आकर टकरा रहे हैं, कुछ जो है वो मिस कर रहे हैं, और वो मिस भी इनका दावा है कि मिस हो रहे हैं और मिस होकर वो समंदर में धमाके हो रहे हैं, वो इनका दावा है। मुमकिन है वो सारे टकरा रहे हो, लेकिन छोड़ दें वो टकरा रहे हैं या नहीं। आप ये देखें कि यमन मुसलसल हमले कर रहा है, बहुत से जहाज़ों को तबाह कर रहा है, समंदर में धमाके हो रहे हैं, कई आग के शोले उड़ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कि अब करना क्या है। मतलब एक जहाज़ जा रहा है, उसकी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं रही कि वो वहाँ से गुजर सकता है। और ये सिर्फ इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं, बाकी जो दुनिया की सारी ट्रेड है वो वहाँ से हो रही है। और यमन ने ये स्टैट सामने रखे हैं कि जंग जब से शुरू हुई है, जब से उन्होंने रास्ता बंद किया, 5000 के करीब जहाज़ ये गुजार चुके हैं। जो बाकी दुनिया के जहाज़ है वो, मतलब ये अमेरिका, बरतानिया, इसराइल ये झूठा बयान बनाने की कोशिश करते हैं ना कि यमन जनाब दुनिया की ट्रेड का मसला है। तो वो कह रहे हैं हम दुनिया से हमारा कोई मसला नहीं है, हमने तो 5000 जहाज़ यहाँ से गुजारे हैं, तो हमें तो आपसे मसला है और जो इसराइल के साथ खड़ा होगा हमें उससे मसला है। फिर नाज़रीन, एक और बड़ी अहम स्टोरी, दिलचस्प स्टोरी सामने आई है और पता ये चला है कि कल अमेरिकन फोर्सेस ने 2 जहाज़ों को मिलिट्री फोर्स के साथ वहां से गुजारने की कोशिश की। यानी उनको 2 जहाज थे, कमर्शियल जहाज, उनको वॉरशिप्स के साथ एस्कॉर्ट किया और बाय मिलिट्री फोर्स और फिर निगरानी फिजाई ये वो उसको गुजारने की वहां से कोशिश की। लेकिन फिर क्या हुआ, बट दे फेस्ड कंप्लेक्स सिचुएशन दैट लास्टेड फॉर आवर्स। यानी उन्होंने ये कोशिश की गुजारने की, लेकिन कंप्लेक्स पोजीशन में फंस गए वो इस तरह से कि यमन ने आगे से हमले कर दिए। उन्होंने कहा भाई यहां से तो फिर नहीं गुजर सकता जो आप गुजारना चाह रहे हो, और कई घंटे ये सिचुएशन बनी रही। और उसके बाद क्या हुआ कि एट द एंड अमेरिका को पीछे मुड़ना पड़ा। हिसाब लगाइए, अमेरिका ने अपना पूरा जोर लगाया जहाज़ों को गुजारने के लिए, लेकिन यमन के हमले ऐसे थे कि एट द एंड कई घंटों के बाद उसे पीछे मुड़ना पड़ा और उसके जहाज़ को जनाब फिर अफ्रीका से घूमकर जाना पड़ा। ये जनाब इनके साथ हो रही है, दुनिया की इकलौती सुपर पावर। नाज़रीन, फिर एक न्यूयॉर्क टाइम ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो रिपोर्ट किया, बहुत दिलचस्प स्टोरी है। वो कह रहे हैं जी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शिप्स आइडेंटिफिकेशन वी हैव नथिंग टू डू विद इसराइल। कह रहे हैं कि भाई वहां से जो गुजरने वाले जहाज हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है जिन पर लिखा आ रहा है वी हैव नथिंग टू डू विद इसराइल। एक ना आइडेंटिफिकेशन बोर्ड होता है और उसमें उसमें ये लिखा होता है कि ये कौन से मुल्क का जहाज है, ये कौन सी पोर्ट से कौन सी दूसरी पोर्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो सारा उस पर लिखा हुआ है। वो आइडेंटिफिकेशन ऑन होती है, वो देख सकते हैं आप। अच्छा, अब उस आइडेंटिफिकेशन पर उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया है कि हमारा इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये हालत हुई पड़ी, वैसे कमाल नहीं है, मतलब सबसे गरीब मुल्क उसने पूरी दुनिया को नथ डाल दिया, मतलब सुपर पावर उसके आगे कुछ नहीं रहा। और दुनिया को देखिए, जो इसराइल को उसने कमाल तरीके से छोड़कर वो कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें गुजरने दो। तो यही होता है भाई, वो क्या कहते हैं, डूबने वाले कश्ती से बोझ उतारा करते हैं। तो ये अब इसराइल वाली जो कश्ती है ना वो डूब रही है, और फिरौन भी इसी रेड सी में डूबा था, और ये वाले फिरौन जो हैं वो भी इसी रेड सी में डूबेंगे। तो ना ही अमेरिका की सुपर पावर, ना ही ग्रेट ब्रिटेन की पावर वो इनको बचा पा रही है, और दुनिया कह रही है कि भाई इनसे निपटो, हमें छोड़ दो। तो वो कह रहे हैं हमें, यमन कह रहा है हमें आपसे मसला ही नहीं है, जो इसराइल के साथ खड़ा होगा हमें उससे मसला है। तो ये नाज़रीन हालत हुई पड़ी, और न्यूयॉर्क टाइम ने ये स्टोरी दी है। मतलब जो दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल करते थे, आज दुनिया कह रही कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें इनकी ना चीज़ें चाहिए ना हमने इनको चीज़ बेचनी है, ना इनसे कुछ लेना है ना देना है। ये जो दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, फिर नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आई है, और ये सारे इशारे हैं इनकी ज़वाल के। ये जवाल, जो सल्तनतों का जवाल होता है ना यार, आप देखिए जिसने 200-300 साल तक जिसकी सल्तनत रही हो, वो एक झटके से नहीं गिरती। उससे पहले ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं
जो इस बात का इशारा होती है कि अब इनका जवाल आ चुका है और उसका आगाज हो चुका है। तो ये भी सारी चीज़ें इस बात का इशारा है। बेशक जो मुकम्मल जवाल है वो एक बड़ी जंग के बाद आएगा, इनकी मुकम्मल हेजमनी एक बड़ी जंग के बाद ख़त्म होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें इस बात का इशारा देती हैं। बड़ी खबर नाज़रीन एक और ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने अमेरिका के जहाज़ों की भी इंश्योरेंस बंद कर दी है। इससे पहले इसराइली जहाज़ों की बंद की, अब उन्होंने अमेरिका की इंश्योरेंस बंद कर दी है। जिन्होंने ये निज़ाम बनाया, जिन्होंने इंश्योरेंस मुतारफ करवाई, आज उनकी इंश्योरेंस नहीं हो रही। और ये आप देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट हैप्पी अबाउट यूएस लेड कैंपेन अगेंस्ट द हॉसेज एट इट पुट्स मोर शिप्स एट रिस्क। कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो खुश नहीं है अमेरिका से, जो इसने लड़ाई यहाँ पर छेड़ रखी है। तो ऐसे कई और जाइंट्स हैं जो अमेरिका की इस चीज़ से खुश नहीं हो। इसके अलावा नाज़रीन अगली बड़ी खबर ये सामने आई है कि फ्रांस के जो वॉरशिप्स हैं वो इस वक्त रेड सी में पहुँच गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। और फ्रेंच आर्मी, उनकी नेवी ने स्टेटमेंट जो जारी की है, इन क्लोज कोऑपरेशन विद एलाइज फ्रेंच वॉरशिप्स कंट्रीब्यूट टू द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। अब इसमें ये फ्रांस का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि फ्रांस 2 बार ये स्टेटमेंट जारी कर चुका है कि हम हौसियों पर हमला नहीं कर रहे हैं। हमें कहा गया, 2 बार कहा गया, लेकिन दोनों बार फ्रांस ने रिजेक्ट कर दिया और अब उनके वॉरशिप्स वहां पर पहुंच चुके हैं। तो एक बात तो ये जाहिर हो गई कि फ्रांस उस अब यूरोपीय इत्तेहाद का ज़रूर हिस्सा होगा। जो यूरोप ने हमला करने के लिए आ रहा है 20 से 25 मुल्क, उसका ये ज़रूर हिस्सा होगा। क्योंकि जब अनाउंस किया गया था इनका इत्तेहाद, तो उसमें फ्रांस के हवाले से वाज़ेह नहीं था कि फ्रांस उसमें होगा। यानी जर्मनी था, इटली था, लेकिन फ्रांस का नहीं पता था। तो अब फ्रांस के वॉरशिप्स का वहाँ पर पहुँचना, इट्स मीन कि वो भी इस जंग में हिस्सा लेने वाला है, जो कि यूरोप की एक बड़ी पावर है, नो डाउट। और इसमें जो आप उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है उसमें भी हमें इस चीज़ का इशारा मिलता है कि विद द क्लोज कोऑपरेशन ऑफ द एलाइज। तो वो कौन से एलाइज की बात कर रहे हैं? वही जो रेड सी में मौजूद हैं। तो अगर आप देखें तो यूरोप ने एक डेट दी हुई है कि फेब शुरू हो, जब फेब के शुरू से ही हमले यमन पर हम शुरू कर देंगे। यानी इस मंथ के एंड तक उनके जहाज़ों ने यहाँ पर पहुँचना था और फेब के शुरू से उन्होंने यमन पर हमला करना था। तो ये फ्रांस का आना इस बात का भी इशारा है कि वाकईतन उनके जहाज़ जो हैं वो आ रहे हैं और पहुंचना शुरू हो गए। देखें अब वो पहुंचेंगे, 3-4 दिन में अपने मोर्चे संभालेंगे और अपनी दी हुई डेडलाइन के मुताबिक वो यमन पर हमले शुरू कर देंगे। अच्छा, अब नाज़रीन यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, और फ्रांस का आना इस बात को ज़्यादा तक़वियत देता है कि यमन पर हर सूरत में हमला होगा। देखें, आप ज़रा सूरत हाल को समझिए। इस वक्त पूरी दुनिया में 206 के बाद इतने मुल्क हैं, मुझे एक मुल्क दिखाएं जिससे अमेरिका और बरतानिया और मगरब को ख़तरा हो। कोई एक मुल्क दिखाएं जो उनके जहाज़ों को तबाह कर सकता हो, जो उनके लिए रास्ता बंद कर सकता हो। और इससे भी बढ़कर इनकी मुस्तकिल कमज़ोरी उसके हाथ में आ गई हो। क्या रशिया, चाइना, उनके हाथ में मगरब की कोई कमज़ोरी है जिससे वो मगरब को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और घुटनों पर ला सकते हैं और अपनी कंडीशंस बनवा सकते हैं? इस वक्त दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है सिवाय यमन के। और वो भी इस जंग के बाद एक चीज़ सामने आई है कि अच्छा ये भी हो सकता है। मतलब देखें, वो मामला अलग है, गज़ा वाला, इसराइल वाला, जिसको ये अलग से डील करना चाह रहे हैं। यानी लड़ाई तो गज़ा की वजह ही से रेड सी में छिड़ी है ना, लेकिन इनकी कोशिश ये है कि हम उस मामले को अलग डील करें और इस मामले को अलग डील करें। इसी तरह फ्रांस का देखिए ज़रा, सिर्फ फ्रांस की मिसाल लीजिए। फ्रांस उधर सीज़फायर का भी कह रहा है और कह रहा है कि फिलफौर इसराइल जंग बंद करे, गज़ा की सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन यमन पर हमला करने के लिए आ गया है। तो ये बयानिया मतलब वो बनाने की कोशिश करेंगे वो मामला अलग है और ये मामला अलग है। बेशक ये मामला अलग नहीं है, लेकिन यमन पर हमला हर सूरत करेंगे, यहाँ पर बेसिस हर सूरत में बनाएंगे, क्योंकि हमास से मगरब और अमेरिका को खतरा नहीं है, उधर हिजबुल्लाह से उनको खतरा नहीं है, इराक और शाम की तंजीमों से उनको खतरा नहीं है। उनको खतरा है तो सिर्फ यमन से। अगर आज ये जंग बंद भी हो जाती है तो क्या यमन की जियो लोकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी? मतलब वो बाबुल मंदब से कहीं पीछे चला जाएगा, और बाबुल मंदब का कंट्रोल तो फिर भी यमन के हाथ में रहना है। तो मगरब और अमेरिका की कमजोरी तो फिर भी यमन के हाथ में है। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको वो नहीं बदल सकते, तो वो इसको बदलने के लिए दरअसल आ रहे हैं। और उनका गोल ये है, उनका मकसद ये है कि यमन पर अपनी बेसिस कायम की जाएंगी ताकि दोबारा कभी उनको ऐसा कोई खतरा ना पेश आ सके, दोबारा कभी उनका रास्ता जो है वो बंद ना किया जा सके। और इसके साथ साथ वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोकने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ऐसी रियलिटीज़ हैं जिनको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए।
ठीक है, मैं उनके एंगल से बात कर रहा हूं, तो इसके लिए अब वो पूरा जोर लगाएंगे। और ये भी है कि शायद आज वो मुलतवी कर दें, उनके बेड़े तो पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन हो सकता है भाई वो इसको मुलतवी कर दे 2 महीनों बाद, 4 महीनों बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, लेकिन ये जंग होनी है। ये मैं आज भी इस बात पर कायम हूं, और ज्यादा 70% चांसेस ये हैं कि अभी ये जंग होगी, जो इन्होंने टाइमलाइन दे रखी है उसी के मुताबिक होगी, नहीं तो फिर चाहे 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, ये जंग होनी है। अब नाजरीन आपको इराक के हवाले से अपडेट करते हैं, और इराक में भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर जो मामलात हैं वो बहुत बिगाड़ की तरफ चले गए हैं, और अब नाज़रीन मुसलसल हमले वहाँ पर किए जा रहे हैं। इनके बेसिस पर मुसलसल हमले शुरू हो गए। पहले तो ये था ना कि दिन में या दूसरे दिन, तीसरे दिन एक, अब मुसलसल हमले शुरू हो गए। कभी एक बेस पर कोई मिसाइल ड्रोन अटैक हो रहा है, कभी दूसरी पर हो रहा है। फिर नाज़रीन खबर ये भी आई है कि वहाँ पर कमेटी की मीटिंग हो रही है, और उसमें अमेरिकी फोर्सेस के इनखला की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन उस पर अमेरिका का भी बयान सामने आ चुका है, इराक ने उस पर कुछ और बयान दिया है, अमेरिका ने उस पर कुछ और बयान दिया है। पहले मैं आपके सामने हमले रखता हूं, जो ताज़ा तरीन हमले किए गए, देन फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन ऐन अल असद बेस पर अभी थोड़ी देर पहले ड्रोन्स के साथ हमला किया गया है, और फिर इनकी जो अरबल एयरपोर्ट और उसके साथ लिंक बेस है, और ये दोनों बेसेज हैं जहाँ पर इनकी हाउसिंग है, यानी इनके फौजी मौजूद है, वहाँ पर भी ड्रोन्स के साथ हमला किया गया है। और अब ये जो हमले हो रहे हैं ये सारे इस इंटेंशन के साथ हो रहे हैं कि वो अमेरिकी फौजियों को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। यानी जो शुरू वाले हमले थे वो इस इंटेंशन के साथ थे कि जनाब अमेरिकियों को थ्रेट किया जाए और उनको प्रेशराइज किया जाए, लेकिन अब हमले बाकायदा अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा नाज़रीन अगली बड़ी खबर यह है, जो आज पहली बार फिनोमेना देखने को मिला है कि जो कंपनीज हैं, जो इनकी कंपनीज हैं जिन्होंने वहां पर अपना कोई ऑयल फील्ड या जो भी प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं, उन पर अटैक शुरू हो गए। ये पहली बार हो रहा है। मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो इनकी हैं, जिन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, प्लांट्स लगा रखे हैं, अब उन पर हमले शुरू हो गए। देखें, ये जंग जो है ना ऐसे नहीं लड़ी जा रही, इसके पीछे पूरी थिंकिंग है कि भाई अमेरिकी अगर प्रेशराइज नहीं हो रहे तो फिर कंपनियों पर हमला करके इनको प्रेशराइज करो। और भाई कंपनियां किसकी हैं और वो किसके पास जाएंगे कि भाई ये मामला हल करवाओ? तो वो तमाम इतराफ से मामलात को इनके गिर्द घेरा तंग करें। तो ये कंपनीज वाला जो मामला है ना, ये बहुत ख़तरनाक है और ये बहुत आगे तक जाएगा। बहरहाल अब ये तो नाजरीन हमलों के हवाले से अपडेट्स होगी ताज़ा तरीन। अब नाजरीन खबर साथ ये है कि एक स्पेशल सुप्रीम कमेटी बनाई गई है जिसमें इराकी और अमेरिकी ऑफिशियल जो हैं वो मिलकर डिस्कशन करने जा रहे हैं इवैक्यूएशन के हवाले से, इनखला के हवाले से कि अमेरिकी फौजें यहाँ से कब निकलेंगी, उनका शेड्यूल क्या होगा, विड्रॉ कैसे होगा। ठीक है, ये खबर शेयर की है इराकी ऑफिशियल की जानिब से, इराक ने खबर शेयर की। लेकिन पेंटागन का उसमें बयान आया, उन्होंने कहा जी हम मिल जरूर रहे हैं, ये कमेटी जरूर बनी है, लेकिन इसमें विड्रॉल की डिस्कशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इराक कह रहा है कि ये स्पेशल कमेटी बनी विड्रॉल के लिए, और पेंटागन कह रहा है कि इसमें हम बायलिटरल रिलेशन जरूर डिस्कस कर रहे हैं, हम बहुत सारी और चीजें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन विड्रॉल तो इस एजेंडा में शामिल ही नहीं है। हम तो ना विड्रॉ करने वाले और ना हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो उसके बाद जो वहाँ की तंजीमें हैं उनका बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आया है। ये आप देखिए, मैं आपके सामने रिएक्शन रखता हूँ, फिर आपको अंदाजा होगा। व्हाट द अमेरिकन्स आर ट्राइंग टू पास अंडर द टाइटल ऑफ निगोशिएशन टू रिमूव हिज फोर्सेज विल नॉट डिसीव अस, कि ये जो निगोशिएशन के नाम पर हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें डिसीव नहीं कर सकेंगे और हम इनके धोखे में अब आने वाले नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा द अटैक ऑन द खोर मोर फील्ड इन सुलेमानिया falls within the competition of monopolistic energy companies in the region। अब ये वो कंपनी के हवाले से जो अटैक हुआ है। फिर उन्होंने कहा we repeat that the resistance is steadfast in its position of rejecting the foreign presence on the soil of Iraq। तो ये उनके वाज़े बयानात सामने आ चुके हैं कि भाई हम आपकी जो प्रेजेंस है उसको यहाँ पर कबूल नहीं करने वाले हैं। आप मुज़ाकरात के नाम पर हमसे धोखा कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, और हम इस मुज़ाकरात के जो चक्कर है उसमें फंसने वाले नहीं हैं। और अब हर सूरत में आपको यहाँ से निकलना होगा। आपको पता है कि कुछ नई फोर्सेज अमेरिका की जानिब से रवाना की गई हैं, उनकी खबर आई थी, लेकिन वो नहीं पहुँच सकी। दरमियान में ये भी खबर आई कि इराक ने उनको रोक दिया कि वो एंटर ना हो सके। ये मतलब वेरीफाइड नहीं थी, लेकिन ये खबर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ये नशर की गई, लेकिन उसकी तस्दीक अभी तक जारी है। तो इराकी हुकूमत वो बड़ा स्ट्रॉन्ग
ले रही है रिएक्शन इस पर और कह रही है कि आप यहां से निकले। उन्होंने तो कमेटी बना दी है कि हमारे साथ शेड्यूल तय करें अपने विड्रॉल का, और उन्होंने इसी नजरिए के तहत कमेटी बनाई है। लेकिन पेंटागन का बाद में बयान आ गया कि हम तो इसमें विड्रॉल डिस्कशन नहीं करेंगे। और फिर आप किस चीज की डिस्कशन कर रहे हैं? और कौन से बायलैटरल रिलेशन है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं? आप कौन से बायलैटरल रिलेशन इराक के साथ रखना चाह रहे हैं? 20 साल आपने वहां पर किया क्या, और अब आपको बायलैटरल रिलेशन, यार हिसाब लगाइए, 20 साल आपने बेड़ा गर्क कर दिया और आज आप बायलैटरल दो तरफा ताल्लुकात, मतलब, और आपकी फौजें वहाँ पर हैं, गैर कानूनी तौर पर ऑयल निकाल रही हैं, सारे वसाइल लूट रही हैं पिछले 20 सालों से, और आप बायलैटरल रिलेशन रख रहे हैं। तो ये मामला जो है ना वहाँ पर बहुत बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, और इनके फोर्सेस वहाँ पर रखना और सीरिया में मजीद ट्रूप्स भेजना, मतलब ये है कि जो मिडल ईस्ट उनके हाथ से निकल रहा है वो उसको मतलब एक बड़ी जंग के ज़रिए दोबारा से अपने हाथों में करना चाह रहे हैं। यमन को भी वो करना चाह रहे हैं, फिर इराक भी तो अब कह रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से, तो अब तो वो नहीं रह सकते अगर वो अपनी पावर शो नहीं करते तो। और इराक की तंजीमें ये कह चुकी हैं कि भाई अगर अमेरिका यहाँ से नहीं निकलता तो फिर काबुल वाला सीन होगा। अब काबुल वाला सीन अभी आपके पीछे है कि किस तरह से इनको वहाँ से ये निकले, तो मतलब फिर तो बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली। आप जब अमेरिका को निकालने के लिए जाएंगे तो ये कितनी बड़ी तबाही आएगी। तो ये कोई मामलात साजगार नहीं है, एक बड़ी जंग हमें नज़र आ रही है। और जो ICJ ने काम कर दिया नाज़रीन, वो बहुत ख़तरनाक काम हो गया है। जो उसने सीज़ फायर का ऑर्डर रोका है वो अगली वीडियो में तफसीली मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और वो इस बात का सबूत है कि अब मामलात रुकने वाले नहीं और ठहरने वाले नहीं, बल्कि अब मामलात आगे से आगे जाएंगे, क्योंकि आपने धोखा किया तो अब मतलब कोई अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो कि आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।